हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सबके लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप सबका 10 नंबर का तो दिया है। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल अगर इसमें भी हम शामिल कर दें तो लगभग भूगोल से पर्यावरण से कुल कितने नंबर के आपके पूछे जाएंगे लेखपाल में 15 नंबर का, जो कि एक बहुत बड़ा डाटा हो जाता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण से संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते हैं। और भी क्लासेस भी आएंगे, बट एक ही क्लास में कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये पूरा हैंड नोट्स है, एकदम पूरा सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है, फैक्ट को लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसके पीडीएफ के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक होगा, आप वहाँ से आप ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप सबका पूरा समझाएंगे। आप सब एक बार समझ लीजिए, तो जब पीडीएफ आप सब पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप सबको और एकदम समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे आप सबको वीपीयू में पढ़ाए थे, जो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ था। ठीक है, आप सब ध्यान से सुनते चलिए। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, ओजोन परत समझौता। ठीक है, ओजोन परत समझौता। सबसे पहले ओजोन परत के बारे में बता दें। ठीक है, आज तक वायुमंडल में कुछ लेयर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक लेयर का नाम है समताप मंडल, जैसे क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ओजोन, फिर उसका आयन मंडल, बहिमंडल, ऐसे बहुत सारे मंडल हैं। ठीक है, तो उसी में एक मंडल आप सबका कौन सा पाया जाता है, समताप मंडल। ध्यान देना, समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, कौन सा लेयर पाया जाता है, ओजोन लेयर। और ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है, ध्यान देना। O2 जो होता है ना, ये ऑक्सीजन होता है, और O3 किसका होता है, ओजोन का होता है। ठीक है, और इसी मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन की लेयर। ठीक है, तो एक मिनट फिर से बता दें। देखिए, समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर बहुत सारी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है पृथ्वी तक आने से। ठीक है, तो अच्छा आप सब ये बताइए, जो ओजोन लेयर होता है, ये तो पूरा हमारा समताप मंडल हो गया। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल के ऊपरी वाले हिस्से में पाया जाता है कि निचले वाले हिस्से में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कि या नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है, तो आप बताइए। देखिए, जो ओजोन लेयर होता है ना, ऐसे पूछ लेगा तो बहुत लोग ऐसे मतलब छोड़ के चले आएंगे। ओजोन जो परत होता है ना, समताप मंडल के निचले वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, निचले वाले हिस्से में, तो ये आप सब याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसके संरक्षण के लिए ये अंटार्कटिका में सबसे पहले देखा गया था, इसको भी आगे डिटेल में भी इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, वहाँ पर सबसे पहले देखा गया था, और यहीं पर बड़ा होल हो गया था। और इसी के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल हुए थे, समझौते हुए थे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, ओजोन परत पर समझौता, बहुत समझौता हुआ था। तो सबसे पहले कब समझौता हुआ था, 1985 में। ठीक है, कब हुआ था, 1985 में। और जिसको बोलते हैं वियना समझौता, ये ऑस्ट्रिया में है। वियना शहर कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो ध्यान देना, ये आप सबको याद होनी चाहिए फैक्ट। ओजोन परत समझौता कब हुआ था, 1985 में। कभी कभी आपको ऐसे दे देगा, समझौता एक तरफ लिख देगा, एक तरफ उसका सन लिख देगा। जैसे वियना समझौता कब हुआ था, 1985 में, कि इससे संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है, 1987 क्या है, तो 1985 तो सबको समझ में आ गया। 1987 क्या है, यहाँ पर हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी समझौता किससे संबंधित है, ओजोन के संरक्षण। ओजोन के संरक्षण मतलब ओजोन परत के संरक्षण से। तो वियना समझौता और मॉन्ट्रियल समझौता। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से। ठीक है, अब जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, इसमें कई बार संशोधन हुआ था। देखिए, कई बार संशोधन मतलब 5 बार संशोधन हुआ था।
कौन कौन सा? 1987 के बाद कब हुआ था? 1990 में। ये समझौता कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। और 1992 में वाला भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में। 1995 वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? वियना में, फिर वियना में, ठीक है। और 1997 वाला मॉन्ट्रियल में हुआ था। 1999 वाला बीजिंग, बीजिंग कहाँ है? चाइना, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप सब याद कर लीजिए, हो सकता पूछ ले, क्योंकि आपके 10 नंबर आएगा तो डीप में तो पूछेगा ही, ठीक है। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, ठीक है। अभी आप सबको बताते हैं ओजोन परत के संरक्षण के लिए। फिर देखिए, अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये अपनाया कब गया था? 16 सितंबर 1987 में। अभी ये 1987 अभी आपको ऊपर ही बताए थे, देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पर देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया था, ठीक है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? 16 सितंबर 1987 में। और आप जानते हैं कि 16 सितंबर को ही ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इसका एम क्या था कि ऐसे पदार्थ जिनसे ओजोन परत को नुकसान होते हैं उनके उत्पादन में कमी लाना, किसका उद्देश्य था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे प्लास्टिक बनते हैं ना, जैसे फ्रिज व्रिज हो गया, बहुत सारे ऐसे वस्तु बनते हैं जिनसे जो गैसें निकलती हैं ना, ओजोन परत के लेयर को काट देती हैं, ख़त्म कर देती है धीरे धीरे। तो उसी वस्तु के उत्पादन में कमी लाना या रोकना एक इसका उद्देश्य था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य था, ठीक है। और आप सबको बता दें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? 16 सितंबर 1987 को, ठीक है। और प्रभावी कब से हुआ? तो ये प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 से, मतलब 2 साल बाद से प्रभावी हुआ, ठीक है। तो दोनों डेट आप सबको याद होना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी 1 जनवरी 1989 को, और अपनाया कब गया था? 16 सितंबर 1987। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आप सबसे, ठीक है। आगे एक समझौता और है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद, एक किगाली समझौता। ध्यान देना, किगाली जानते हैं क्या है? किगाली एक सिटी है रवांडा देश की, ठीक है। और रवांडा किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश, ठीक है। तो किगाली भी समझौता कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। किगाली समझौता कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2016 को। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 197 देशों ने भाग लिया था इस समझौते में, ठीक है। और किगाली समझौता का मेन लक्ष्य क्या था, या उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं आप सबको आगे भी बताएंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन से संबंधित गैसें, ठीक है, फ्लोरीन से संबंधित, क्लोरीन से संबंधित, ठीक है। बहुत सारे मतलब कौन सी गैसें होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। लिस्ट आप सबको भी बताएंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में हुआ है, हाल ही में तो 2016 में हुआ है, ठीक है। तो आप सबको ये याद होना चाहिए किगाली समझौता। आगे देखिए अगला टॉपिक क्या कवर कर रहे हैं? ओजोन क्षरण, ठीक है। ओजोन क्षरण मतलब ओजोन परत का नुकसान। जो ओजोन परत का लेयर है समतापमंडल में, वो नुकसान किस किस गैसों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रेयान बोलते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान होता है, ठीक है। और दूसरा है आपका हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के माध्यम से, इस सब के माध्यम से होता है, ठीक है। तो CFC ज़्यादा पूछता है। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे 2 एग्जाम्पल आप सबको याद होना चाहिए CFC के। जैसे एक होता है CFC11, एक होता है CFC12। तो CFC11 का पूरा नाम क्या है? ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन, ठीक है। एक कौन सी गैसें होती हैं? अब ये ऐसी गैसें होती हैं जिसके माध्यम से ओजोन परत को नुकसान होता है, ठीक है। और CFC12 का पूरा नाम क्या होता है? डाईफ्लोरोमीथेन, ठीक है। तो नाम याद होना चाहिए आप सबको। आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का टारगेट क्या था? उद्देश्य क्या था?
ठीक है। आपको बता दें मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसके लिए 2 टारगेट फिक्स किया गया। जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था ना, इसमें 2 टारगेट लिया गया। एक टारगेट लिया गया था सन 2000, ये सन है वर्ष है, ठीक है। और एक सन क्या है 2010। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक बताया गया था कि हम दो वर्ष टारगेट करते हैं। एक तो टारगेट है सन 2000, एक तो टारगेट है 2010। अब इन्होंने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इन्होंने 2000 में क्या बात रखा, इन्होंने कहा था जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कि 2000 में विकसित देशों के लिए सीएफसी के उत्पादन पर रोक। मतलब इन्होंने कहा कि 2000 में जो समझौता हुआ था कि जो भी विकसित देश हैं उनके लिए चेतावनी दिया गया था कि सीएफसी के उत्पादन पर वे देश और रोक लगाएं, ठीक है। और 2010 में किसके लिए था, ये विकासशील देशों के लिए था कि ये सीएफसी के उत्पादन पर रोक लगाएं, ठीक है। ध्यान देना, दोनों सन आप सबको याद होना चाहिए। 2000 वाला सन विकसित देश के लिए चेतावनी था और 2010 वाला किस देश के लिए था, विकासशील। आप जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, ठीक है। तो ये भारत किसके अंतर्गत आएगा, 2010 के अंतर्गत शामिल हुआ, ठीक है। आगे देखिए सीएफसी का यूजेज, मतलब सीएफसी, ठीक है, इसी के माध्यम से ओजोन परत का सबसे ज़्यादा क्षरण होता है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे आग बुझाने के कारक में, ठीक है, और स्टाइरोफोम में इसका यूज होता है, एरोसॉल में, ठीक, और धात्विक पदार्थों की सफाई करने में, ये सब जगह सीएफसी का यूज होता है। और इसी के माध्यम से ओजोन परत में सबसे ज़्यादा कमी देखा गया है। आगे देखिए ओजोन को नष्टकारी पदार्थ, मतलब ओजोन परत जो है उसको सबसे ज़्यादा नष्टकारी, मतलब सबसे ज़्यादा नष्ट कौन कर रहा है, एक क्षमता है। ध्यान देना, सबसे ज़्यादा क्षमता, सबसे ज़्यादा ओजोन को, मतलब आप कह सकते असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में अगर आप सबसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम कौन मतलब ओजोन परत को नष्ट करता है और सबसे ज़्यादा कौन, तो आप ऐसे लगाएंगे। देखिए असेंडिंग आर्डर में लिखा, मतलब बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा कौन करता है नष्ट, सीएफसी, उसके बाद हैलोजन, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद मिथाइल क्लोरोफार्म, ठीक है, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड, फिर HCFC, उसके बाद HFC, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ए मतलब नुकसान करता है और सबसे कम ए, ठीक है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया ऑक्साइड। तो HFC सबसे कम, CFC सबसे ज़्यादा, बाकी आप सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अभी आप सबको ऊपर ही बताए थे ना कि जो हमारा मान लेते ओजोन परत है, ठीक है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस किरणों को रोकता है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है, कहाँ पर, पृथ्वी तक आने में, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, स्किन कैंसर हो जाती हैं, आँख के लिए नुकसानदायक करते हैं ना, बहुत तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न कर सकती हैं, इसीलिए इसको कौन रोकता है, ओजोन परत, ठीक है। अब देखिए जो पराबैंगनी किरणें हैं ना, इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक होता अल्ट्रा वायलेट लेयर ए, और दूसरा अल्ट्रा वायलेट रेज बी, और दूसरा है अल्ट्रा वायलेट रेज 3। कितने श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, 3 श्रेणियों में, ठीक है। और इसको अच्छे समझ लीजिए, देखिए जो अल्ट्रा वायलेट रेज ए है और अल्ट्रा वायलेट रेज बी है, ये दोनों का इफेक्ट त्वचा पर पड़ता है। जैसे हम सबके त्वचा पर, एनिमल है ना, बच्चों के त्वचा पर पड़ता है, और कहाँ पड़ता है, आँखों पर पड़ता है, ठीक है। कौन कौन सा, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट रेज बी। और तो दोनों का इफेक्ट तो आई पर, मतलब आँख पर, त्वचा पर, स्किन पर पड़ता है। और इसमें से ए और बी में से बी का जो इफेक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डीएनए को प्रभावित कर देता है, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। तो अगर आप सबसे ऐसे पूछे कि अल्ट्रावायलेट में कौन सा रेज है जो डीएनए को भी प्रभावित कर सकता है, तो आप बताएंगे अल्ट्रावायलेट रेज बी, ठीक है। वैसे तो सब त्वचा, दोनों त्वचा और आँख को भी प्रभावित करते हैं। और अल्ट्रावायलेट सी क्या है, एक खतरनाक होता है। तो अगर ए बी सी में सबसे ज़्यादा खतरनाक पूछे कौन सा, बताएंगे सी। और डीएनए को कौन प्रभावित करता है, अल्ट्रावायलेट बी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। आगे क्या है नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पर ओजोन
लेयर की खोज है ना, जो ओजोन लेयर की खोज कैसे हुआ, कब हुआ, कौन किया, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसको कहाँ पर देखा गया, अंटार्कटिका में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें दो सन को देखते हैं। एक सन था 1974 का, एक सन था 1985 का। 1974 में क्या हुआ, कौन सी घटना हुआ, दो लोग थे, एक थे शेरवुड लैंड, एक थे मारियो मोलिना, ठीक है, दोनों का नाम याद होना चाहिए। शेरवुड लैंड और मारियो मोलिना ने बताया कि सीएफसी के कारण ओजोन का सांद्रण कम हो रहा है। ध्यान देना, तो जो अंटार्कटिका है, मतलब इसके तो बातें छोड़ो, तो सबसे पहले ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने खोज किया कि किसके कारण ओजोन परत में नुकसान हो रहा है। तो इन दोनों का नाम आप सबको याद होना चाहिए। एक कब बताए थे, 1974 में, शेरवुड लैंड और मारियो मोलिना ने बताया था, ठीक है। अभी ये नहीं बताया गया कि अंटार्कटिका पर ओजोन सबसे ज़्यादा कम हो रहा, खाली इन दोनों ने ये बताया कि सीएफसी के कारण ओजोन परत के लेयर में कमी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 1985 में आगे चलकर क्या हुआ कि एक टीम बनाया गया था। टीम कौन था, ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण टीम, ठीक है। ये टीम का नाम याद होना चाहिए। आपसे पूछ लेगा कि कौन सी टीम अंटार्कटिका पर खोजा था ओजोन परत, जो वहाँ पर ओजोन परत के लेयर में कमी हुआ था, तो यही टीम खोजा था, ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण टीम ने खोजा था। तो ब्रिटिश, ये भी कभी देश का नाम पूछ सकता है, ठीक है। और इस टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन करते, जोसेफ फरमन इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। और इन्होंने बताया था कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के लेयर में कमी आया है। ध्यान देना, अब यही खोज हो गया। तो कब खोजा गया था, 1985 में अंटार्कटिका पर खोजा गया था कि सबसे ज़्यादा ओजोन परत के लेयर में कमी आया है। कौन खोजे थे, जोसेफ फरमान। ये तो मतलब नेतृत्व करता थे, तो यही है। टीम की बात करें तो टीम ए बताएंगे, और सन 1985 में, ठीक है। दोस्तों आप सबको आशा करते समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों थोड़ा आप सबको बता दें कि यदि आप लेखपाल स्पेशल की तैयारी करें या अन्य कोई एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो होते एग्ज़ाम, इसमें कंप्यूटर और यूपी जीके के लिए ऐसे डिटेल्स नोट्स के लिए, तो आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप सब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक तो नोट्स आप सबके लिए स्पेशली बनाया गया है। दूसरा आप सबका जो 5 नंबर का पूछेगा आप सबसे INM, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा मतलब इसी तरह से एकदम डिटेल, एकदम कलरफुल आप सबका नोट्स है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप अगर चाहते हैं, देखिए INM बहुत डिटेल टॉपिक होता है। 1885 से लेकर एकदम 1947 तक सब उसमें कवर किया गया है, ठीक है। आप इसके भी नोट्स अगर चाहते हैं तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। केवल इसी को पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। 100% 5 नंबर का पूछा गया, 5 नंबर से इधर उधर नहीं होगा, बहुत डिटेल में किए गया और ज़्यादा है भी नहीं। ज़्यादा आप सबको देखिए, क्रांतिकारी अधिवेशन आंदोलन को आप सबको 20-25 पेज में मिल जाएगा, और बाकी लगभग मान सकते हैं 100 पेज में 125 पेज पढ़ लेंगे, आप सबका लगभग 5 नंबर से ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए क्या है। अब एक वर्ष आया, वर्ष 2020, ठीक है, के आंकड़ों के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जक देश। देखिए एक डेटा है जो पुराना डेटा है, ठीक है, इसके बाद डेटा भी तो नहीं आया है। तो 2020 में एक डेटा आया था कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों को कौन उत्सर्जन कर रहा है। पहले नंबर पे चाइना, ठीक है, और दूसरे नंबर पर है क्या, अमेरिका, और तीसरे नंबर पर है अपना देश, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब ग्रीन हाउस गैसें को उत्पन्न कर रहे हैं। और आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जैसे CO2 ग्रीन हाउस गैसें हो गए, मीथेन, ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें बढ़ोतरी देखा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादक चाइना ही है। अब देखते हैं प्रमुख रोग, ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
अब देखिए प्रदूषित जल द्वारा कौन कौन सा रोग होता है ना। जैसे जब जहाँ पर जैसे बहुत सारे अफ्रीकी देश है जो गंदे पानी बहुत से लोग अभी यूज करते हैं, ठीक है, या गांव में अभी उतना सुविधा नहीं है, बहुत इंडिया में भी है ना, जहाँ मतलब उतना ज़्यादा साफ पानी यूज नहीं कर पाते, गंदा पानी पीते हैं। तो प्रदूषित जल द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? हैजा, पीलिया, टाइफाइड, पेचिस, अतिसार, ये सब रोग किसके माध्यम से होते हैं? प्रदूषित जल के माध्यम से, ठीक है। और एक दूसरा जो रोग है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के माध्यम से कौन सा रोग होता है? एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और पारा, पारा जो एचजी होता है ना, पारा के माध्यम से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग, ठीक है। और कैडमियम के माध्यम से कौन सा रोग होता है? इटाई नामक रोग होता है। और आर्सेनिक के माध्यम से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट और मस्सा, दोनों याद कर लीजिए। ब्लैक फुट और मस्सा नामक रोग किससे होता है? आर्सेनिक के माध्यम से। और नाइट्रेट के माध्यम से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और फ्लोराइड के माध्यम से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। ये तो आसान है, याद कर लेंगे। अब देखिए नाइट्रेट के माध्यम से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है ना, और इसी को दूसरा नाम क्या है? इन्फेंट ग्लोबिनेमिया नामक रोग होता है। इसी को दूसरा नाम आप सब याद कर लीजिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है बॉडी में, ठीक है, बच्चों के शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, जिसके माध्यम से जो शरीर होता है उसका रंग नीला पड़ जाता है। और नीला पड़ जाने के कारण बच्चों के जब शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होगा नहीं तो बॉडी का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। फिर बच्चों की इसमें मृत्यु भी हो सकती है, हो जाती है, ठीक है। दोस्तों ये रोग आप सब याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाएगा। ये पानी में अधिकता के कारण है, ठीक है। पानी में अगर कैडमियम ज़्यादा हो जाए या पानी में आर्सेनिक ज़्यादा हो जाए, पारा ज़्यादा हो जाए ना, तब ये सब रोग होता है। आगे कौन सा टॉपिक कवर किया गया है? देखिए ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण है ना, तो ध्वनि प्रदूषण से भी क्वेश्चन आएगा। थोड़ा टॉपिक इसमें कवर किए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप सबके लिए टॉपिक लाते रहेंगे, तो आप सब दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। आपका जितने भी ग्रुप हैं आप सब उसमें एक बात तो शेयर कर ही सकते हैं। देखिए ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं? डेसिबल में। ऐसे डेसिबल लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल डी कैपिटल बी। और मनुष्य में हम सब कितने ध्वनि की तीव्रता को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम सब सुन सकते हैं। अच्छा इसके नीचे भी होता है, इसके ऊपर भी होता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आगे क्या प्रमुख संस्थान है ना, तो ये आप सबको याद करना है। तो पहला संस्थान क्या? भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये आप सबसे यूपी जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और इसको कब स्थापित किया गया था? 1965 में, ठीक है। IITR, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिक रिसर्च। आगे क्या है? दूसरा संस्थान कौन सा है? देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसको कब स्थापित किया गया था? 1974 में। याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है आप सबसे, इम्पोर्टेंट सब है, ठीक है। तीसरा संस्थान कौन सा? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नागपुर में है, ठीक है। और इसको कब स्थापना हुआ था? 1958 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेरी, इसी को क्या बोलते हैं? नेरी बोलते हैं। आगे देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है ना,
इसका पुराना जो नाम है, इसको पहले कहा जाता था केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। फिर इंदिरा गांधी जी ने इसको इस नाम से स्थापित किया गया था 1958 में। फिर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 1974 में इसका नाम बदल दिया। फिर इसका नाम क्या कर दिया, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। कब किया, 1974 में। किस नाम से किया, तो नेरी के नाम से। ठीक है, आप सबको समझ में आया। सबसे पहले इसका जो नेरी का नाम था, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान था, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ। फिर इंदिरा गांधी जी ने 1974 में इसको नेरी बना दिया। ठीक है, आगे देखिए अगला टॉपिक क्या कवर है। जो आप सबका हवा होता, वायु होता है ना, आप जानते हो वायु बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है। तो कौन कौन से गैसें हैं एग्जैक्ट यहाँ पर लिखा गया है, आप सबको याद होना चाहिए। आप सब सिंपल में पढ़ते नाइट्रोजन 78%। ठीक, अब थोड़ा आप सबको डीप में पढ़ना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो थोड़ा आप सबको डी में क्या पढ़ना है, जिसके नाइट्रोजन कितना होता है वायु में पाया जाता है, 78.84%। आप सबको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ऑक्सीजन आप सब पढ़ते हैं 21%, 21% नहीं, लगभग एग्जैक्ट डेटा क्या, 20.946%। ठीक है, और आर्गन कितना पाया जाता है, 0.93%। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, 0.0407%। ये एग्जैक्ट डेटा आप सबको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है आप सबसे, बहुत सारे एग्जाम में तो पूछा गया है ऐसे एग्जैक्ट डेटा। और एक आप सब नाम सुनेंगे इको मार्क, खाद्य पदार्थों के लिए दिया जाता है इको मार्क। ठीक है, तो भारतीय उत्पादों को ये दिया जाता है इको मार्क, मतलब जो शुद्ध रूप से है ना, जिसको जांचा, जैसे कभी कभी तो बहुत सारे खाने वाले चीज़ें होते हैं ना, जैसे FCI उसको जांच करता है, हाँ ये योग्य है खाने की, नहीं है। ठीक है, और जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो ऐसे पदार्थों को क्या दिया जाता है, इको मार्क। और 1991 से ये दिया जा रहा है, किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है। तो इको मार्क किसको दिया जाता है, जो पर्यावरण के ऐसे खाद्य पदार्थ जो पर्यावरण के अनुकूल हो। ठीक है, 1991 से दिया जा रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा। आगे क्या है इम्पोर्टेंट, ये है भारतीय जैव विविधता अधिनियम। भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब से लागू हुआ था, 5 फरवरी 2003 से। याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, 5 फरवरी 2003। आगे देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में। ठीक है, अब देखिए जैव विविधता वाला जो एरिया भी है कहाँ पर, शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में। यहाँ भी मतलब जैव विविधता ज़्यादा पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में भी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्या है अगला, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। ये डेटा याद होना चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए, 33% भाग पर। ठीक है, आगे क्या है, वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान इसका हेडक्वार्टर कहाँ, देहरादून, एक उत्तराखंड में। और कब स्थापित किया गया था, 1906 में। ठीक है, और अगला इंस्टीट्यूट क्या है, भारतीय वन्य जीव संस्थान। ये कहाँ पर है, ये भी देहरादून में है, भारतीय वन्य जीव संस्थान। ठीक है, आज सबसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है, भोपाल में। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख परियोजना। ठीक है, और बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था, अप्रैल 1973 में। आगे जब वीडियो लाएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस होगा। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि 10-15 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में नहीं होगा, लेकिन इतना तो पता है आज वाले वीडियो में कम से कम
3-4 नंबर का तो क्वेश्चन आपको इसे मिल ही जाएगा। आप सब कंटेंट को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रमुख परियोजना में बाघ परियोजना कब लाया गया था भारत सरकार द्वारा? अप्रैल 1973 में। हाथी, अच्छा बाघ परियोजना लाया क्यों गया था, ये सब परियोजनाएं क्यों शुरू होता? देखिए सबसे पहले आप सबको बता दें, जो जंगली जानवर हैं उनके संरक्षण के लिए विभिन्न परियोजनाएं लाई जाती हैं, ठीक है। अब कहेंगे तो जंगली जानवरों को हम क्यों संरक्षण करते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर आप सब अभी जैसे लेखपाल के जो पेपर दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो फ्रेशर एकदम होंगे, मतलब जो इंटर पास करके आए होंगे, ठीक है, पेट दिए होंगे तो योग्य हो गए होंगे। बहुत सारे देखिए आप सबको बता रहे थे कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं है केवल हम ही एकदम सर्वोत्तम हैं, ठीक है। केवल हम ही अगर हैं इसे पूरे पर्यावरण में, पूरे मंडल में, तो हम एकदम अच्छे से अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं, नहीं। पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए सभी जीव जंतु, जीव प्राणी की ज़रूरत होती है, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे कीट हो, चाहे पंछी हो, है ना, चाहे जो सब इकोसिस्टम सबसे मिलकर बनता है पूरा पर्यावरण, ठीक है। उसमें इंसान भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, कीट पतंग होते हैं, ठीक है। सब लोग एक दूसरे को मतलब हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे देखा गया जो बाघ है ना इनकी संख्या कम होती गई, तो इनको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए बाघ परियोजना भारत सरकार के द्वारा लाया गया कब? अप्रैल 1973 में। इसी प्रकार हाथियों के बचाव के लिए हाथी परियोजना कब लाया गया? 1992 में, पूछा जाता है सब। और चीता को बचाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में हुआ था, है ना, नामीबिया से चीता लाया गया था, बहुत चर्चा में भी था, ठीक है। 2022 में मतलब चीता परियोजना कब शुरू किया है? 2022 में। एक कूनू नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर नामीबिया से चीता लाया गया था, आप सभी सुने होंगे। और घड़ियाल परियोजना कब शुरू किया गया? 1975 में, घड़ियालों के बचाव के लिए, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा परियोजना देखते रहेंगे ना, आप सबको याद भी हो जाएगा कुछ ही दिन में, ठीक है। आगे है देखिए प्रमुख जय मंडल, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीलगिरी एक जय मंडल है, नंदा देवी भी जय मंडल है, इसको बनाएगा सुंदरवन, ये भी जय मंडल है, और कंचनजंगा ये भी जय मंडल है। तो 4 जय मंडल आप सबको याद कर लेना। तो नीलगिरी जय, ऐसे आप सबको मिलाने के लिए भी दे देगा, ठीक है। तो नीलगिरी जय मंडल कब बना? 1986 में। नंदा देवी कब बना? 1988 में। सुंदरवन कब बना? 1989 में। कंचनजंगा जय मंडल कब इसको घोषित किया गया? सन 2000 में, ठीक है। तो 4 जय मंडल आप सब याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब देखिए पर्यावरण आंदोलन, अभी एक न्यूज बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। जो अरावली, राजस्थान के जो अरावली पर्वत है, सरकार ने उसके जो थोड़ा डिफिनीशन है अरावली पर्वत की उसमें चेंजिंग किया कि 100 मीटर माना जाएगा पर्वत, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए पहले भी होता था पर्यावरण से छेड़छाड़, आज भी हो रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, आज भी आगे आते हैं, ठीक है। इसमें से एक चर्चित आंदोलन था चिपको आंदोलन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आप सबसे। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, जो 9 नवंबर सन 2000 में यूपी से अलग हुआ। आपका पड़ोसी जिला है कौन सा? उत्तराखंड, उससे अलग हुआ, सॉरी वहाँ हुआ था, एक चमोली जिला है, ठीक है, उत्तराखंड में, वहाँ पर शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? 1973-74 में चिपको आंदोलन, ठीक है। और इसके नेता कौन कौन लोग थे या संबंधित लोग? एक थे गौरा देवी, सुंदरलाल बहुड़ा, दोनों नाम याद कर लीजिए। तो गौरा देवी और सुंदरलाल बहुड़ा ये सब किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से, ठीक है। और चिपको आंदोलन का नारा क्या था? पेड़ है तो पानी है, पानी है तो जीवन है। ये नारा याद होना चाहिए। ये नारा किस आंदोलन में दिया गया था? चिपको आंदोलन में। कब हुआ था? 1973-74 में, ठीक है। इतनी सारी बातें आप सबको याद होना चाहिए। ये आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड का एक जिला है चमोली जिला, ठीक है। अगला कौन सा है? दूसरा आंदोलन है
एपिको आंदोलन, जैसे चिपको था वैसे एपिको था, उसी से सिमिलर नाम है। ठीक है, ये आंदोलन कब हुआ था? 1983 में, 1983 में। और ये आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और इससे संबंधित नेता कौन है? पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, आपसे अगर ऐसे पूछे कि पांडुरंग हेगड़े किस आंदोलन से संबंधित है, तो आप बताएंगे एपिको आंदोलन से। ठीक है, और ये भी आंदोलन किससे संबंधित था? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चला गया आंदोलन था एपिको आंदोलन 1983 में। ठीक है, और तीसरा आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये यहाँ से क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाता है। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? ठीक है, एक थे मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय। तीनों लोग का नाम किससे जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, ये भारत में एक ऐसा पर्यावरण आंदोलन था और जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ था, ध्यान देना। ठीक है, किस स्तर पर हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबल पे आप कह सकते हैं। आपको बता दें, नर्मदा बचाओ आंदोलन में इस क्या हुआ था? बांध के विरोध में किया गया था। जैसे सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है? गुजरात में। इसमें क्या हुआ था? जब नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर जब डैम, बड़े बड़े डैम बनाए जाने थे, सरकार ने निर्णय लिया था, तो लोगों का कहना था कि जब इतने बड़े बड़े डैम बना जाएगा तो हजारों लाखों गांव इसके अंदर प्रभावित होंगे, हजारों लाखों लोगों का घर उजड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी के डर के वजह से, इसी को आगे मतलब ध्यान में रखते हुए इन सब के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आगे क्या है? आईएमपी देखिए लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, बीओडी का पूरा नाम आप सबको याद होना चाहिए। इसका पूरा नाम क्या था? बॉयल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? देखिए, कभी कभी पानी प्रदूषित हो जाता है, दूषित पानी हो जाता है ना, काला रंग पानी हो जाता है। कैसे आप पहचानेंगे ये पानी गंदा है, पानी साफ? बहुत सारे साफ पानी ऐसे रहते हैं जो आपको लगेगा हाँ पानी अच्छा है, लेकिन वो खराब रहता है। तो उसको नापने के लिए बीओडी अपनाया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि पानी में कितना ऑक्सीजन है, कितना क्या है। ठीक है, ये क्या करता है? जल प्रदूषण को मापने की इकाई होता है बीओडी, याद कर लीजिए। अच्छा, आप सब बताइए, कितने लोग पहली बार सुने हैं? ठीक है, बहुत सारे लोग सुने होंगे जो मतलब तैयारी में जुटे हैं। अब क्या होता है बीओडी? देखिए, इसके अधिक होने पर यह दर्शाता है कि पानी में ऑक्सीजन की कमी है। ध्यान देना, अगर मान लेते हैं, एक मिनट आप सबको समझाए, मान लेते हैं ये हमारा टैंक है। ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इस टैंक में बीओडी ज़्यादा है, ऊपर एरो बता रहे ज़्यादा। जब किसी पानी में बीओडी ज़्यादा पाया जाएगा, देखिए अधिक होने पर यह दर्शाता कि इसमें ऑक्सीजन की कमी है। जिस पानी में बीओडी ज़्यादा पाया जाएगा उस पानी में ऑक्सीजन कम पाया जाएगा। ध्यान देना, दोनों रेसिप्रोकल है। इसके अधिक होने पर यह दर्शाता कि ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन कमी है ना। अगर बीओडी ज़्यादा पाया जाएगा तो ऑक्सीजन कम होगा। जब ऑक्सीजन पानी में कम होगा, इसका मतलब है पानी प्रदूषित पानी है। ठीक है, तो पानी में ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए, मतलब मेंटेन होना चाहिए। बात समझ में आया? और सबसे ज़्यादा बीओडी कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर से प्रयागराज के बीच सबसे ज़्यादा बीओडी पाया जाता है। ध्यान देना, बीओडी ज़्यादा होगा तो प्रदूषण ज़्यादा होगा, बीओडी कम होगा तो प्रदूषण कम होगा। जब बीओडी ज़्यादा पाया जाएगा तो ऑक्सीजन कम होगा, जब बीओडी कम पाया जाएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला टॉपिक क्या है कि केंद्रीय गंगा योजना। केंद्रीय गंगा योजना कब आया था? फरवरी 1985 में इसका गठन किया गया था, और 1995 में इसका नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण योजना कर दिया गया। ध्यान देना, नाम इसका कब बदला गया था? 1995 में। आगे देखिए, कुछ मिशन है। आप जब पहली बार मोदी सरकार आई थी ना, तो बहुत सुर्खियों में था नमामि गंगे योजना। ठीक है, एक कब इसका गठन किया गया था? 2014-15 में। और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण,
इसका गठन कब किया गया था, याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में हुआ इसका गठन। ठीक है। एक देखिए, एक नाम सबसे ज़्यादा जुड़े हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति से संबंधित एक व्यक्ति हैं। ठीक है। इनको कहा गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसको कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। और ये उपाधि किसने दिया इनको, यूएनईपी के द्वारा ये उपाधि दिया गया, ध्यान दें, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है। आगे क्या है, देखिए कुछ पौधे की हम बात करें। एक पौधा होता है जेट्रोफा, एक पौधा होता है पैंगमिया, एक पौधा होता है सूरजमुखी। ये नाम आप सब सुने होंगे। इनका प्रयोग, इन सब पौधे का प्रयोग बायोडीजल के बनाने में किया जाता है। ठीक है। क्या बनाने के लिए किया जाता है, बायोडीजल। अच्छा, ये सब क्यों किया जाता है, देखिए जैसे अभी हम कहते हैं पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया ना, इन सब के माध्यम से, ईंधन के माध्यम से जो पर्यावरण ज़्यादा प्रदूषित होता है। ठीक है। ये सब बायोग्रेडेबल होते हैं। और जो सौर ऊर्जा, आजकल सरकार सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दे रहा है, सौर ऊर्जा पर। इसके बारे में किसी वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। आगे देखिए, एक है, ये पदार्थ होता है आर्सेनिक। ये क्या होता है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है, ध्यान देना है। ये जो जमीन के पानी, जब नल से पानी निकालते हैं ना, अभी आप सबको ऊपर भी बताते हैं, ये अजैविक प्रदूषक होता है। यहाँ भी क्वेश्चन आप सबसे बनता है, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, ये पर्यावरण संकेतक पौधा होता है। ठीक है। जहाँ पर्यावरण ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ ये पौधा नहीं उगता है, पौधा नहीं होता, एक प्रकार का कवक लाइकेन होता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है इसको प्रभावित करता है, SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर पर्यावरण ज़्यादा प्रदूषित है, पौधे यहाँ नहीं उगेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप सबसे। अब देखिए कुछ अधिनियम है पर्यावरण से संबंधित, ये आप सबको याद होना चाहिए। 1986 में क्या आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। 1974 में क्या है, केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया, 1974 में। और 1974 में ही जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम भी आया। तो दोनों कब आया था, 1974 में। केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1981 में आया था। ठीक है। ये सब डेटा आप सबको याद होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं करना आप सब। अब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब आया था, 2019 में आया था। न्यू डेटा है, आप सबको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजना है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था कि 2024 तक जो बीत गया है, इसमें जो 20 से 30% कम करना, जो पार्टिकल होते हैं ना। आगे देखिए विभिन्न रोग। ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाता है। तो कपास के धूल कण के माध्यम से कौन सा रोग होता है, विसिनोसिस। कपास के धूल कण के माध्यम से विसिनोसिस नामक रोग होता है। और गन्ने के धूल के कण के माध्यम से बेगासोसिस नामक रोग होता है। और अनाज के धूल कण के माध्यम से कौन सा रोग होता है, कृषक फुफ्फुस नामक रोग होता है। और कोयले के धूल के कण से कौन सा रोग होता है, एंथ्रोकोसिस। और सिलिका के सिल्कोसिस नामक रोग होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। ठीक है। अब देखिए चर्चा है अभी दिल्ली में, मतलब प्रदूषण को लेकर के। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर दें। एक होता स्मोग है। ठीक है। तो स्मोक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता स्मोक, एक होता फोग। ठीक है। स्मोक मतलब क्या था, धुआं, और फोग मतलब क्या था, कोहरा। इसी दोनों शब्दों से मिलकर क्या बन गया, स्मोग। ठीक है। और जो स्मोग होता है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से बनते हैं। कौन कौन सा गैस है इसमें शामिल होता है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। अब देखिए कुछ यहाँ पर प्रोटोकॉल, एक होता कार्टाजेना प्रोटोकॉल। एक कब लागू हुआ था, 2003 में। किससे संबंधित है, जैव सुरक्षा के लिए। ठीक है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 में लागू हुआ। स्टॉकहोम प्रोटोकॉल 1972 में आया था।
अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण को नियंत्रण, मतलब जो भी कार्बन प्रदूषण है उनको रोकथाम करने के लिए स्टॉकहोम समझौता हुआ था 1972 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप सबको अभी बता दिए थे, 1987 में आया था, 1989 में लागू हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल एक कब आया था, 1997 में आया था और लागू कब हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे क्या है, एक और प्रोटोकॉल है नगोया प्रोटोकॉल, इम्पोर्टेंट है। ये जो नगाया एक सिटी है, कहाँ का है, जापान का। तो नगाया प्रोटोकॉल कब हुआ था, 2010 में। एक किससे संबंधित है, आनुवांशिक संशोधन से संबंधित है। ठीक है, जो भी आनुवांशिक विकार होते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ प्रदूषक है। ठीक है, तो इसको आप सबको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है कौन सा प्राथमिक है कौन सा द्वितीयक है। तो एक तरफ लिखे आप सबको प्राथमिक प्रदूषक, एक तरफ लिखे हैं द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषक में क्या होना आता है, DDT। ठीक है, और प्लास्टिक, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, ये सब कौन से प्रदूषक होते हैं, प्राथमिक। और द्वितीयक क्या होते हैं, पैन, और जो ओजोन होता है, अमोनिया होता है, स्मॉग, स्मॉग जो अभी आप सबको ऊपर एक्सप्लेन किए थे, ये सब सेकेंडरी प्रदूषक होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था कि हवा में तैरते जो श्वसनीय सूक्ष्म कण का आकार क्या होता है, 5 माइक्रोन से भी कम होता है। ये माइक्रोन का सिंबल हम बनाए हैं। ठीक है, मतलब जैसे हवा में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो उसका जो आकार वही पूछा है कि कितना लगभग होता है, तो 5 माइक्रोन से भी कम होता है। और सिगरेट के धुएं में कौन सा पाया जाता है प्रदूषक, तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और बेंजीन। अच्छा, CO वहाँ भी पाया जाता है, जैसे कोयला जो नहीं होता, कोयला को जो आप जलाते हैं तो एक गैस से पाया जाता है। ठीक, एक खून में मिल जाने से मतलब बहुत खतरनाक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जी, कोयला का जो अंगीठी होता है रूम बंद करके नहीं जलाना चाहिए, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है इसी गैस के कारण। ठीक है, तो देखिए CO और बेंजीन मुख्य प्रदूषक है सिगरेट में। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा जो टॉपिक था आप सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो आप सब वीडियो को लाइक कर दे कर दीजिए। ठीक है, और जिसके माध्यम से हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और ऐसे ऐसे वीडियो आप सबके लिए लाते रहेंगे। आप सब अपनी तैयारी को एकदम पीक पर पहुंचा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।